नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ 2। पाठ का नाम है गोल। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको मातृभूमि पाठ का सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 2 गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरा इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो मैं शायद तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता को कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। हर किसी से यही कहता है कि लगन, साधना और खेल की भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरी हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था।
मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। मेजर ध्यानचंद। तो यहाँ पर हमने पूरा पाठ पढ़ा और ये है पाठ का सार। अगर आप सार को लिखना चाहते हैं तो इसमें से देखकर वीडियो को रोककर आप पाठ के सार को लिख सकते हैं। अब हम इसके शब्द अर्थ करेंगे। नोक झोंक यानी हल्की फुल्की बहस या वाद विवाद। गुस्सा, क्रोध, रोष। सफलता, उपलब्धि, विजय। राज, रहस्य, गुप्त बात। गुरु मंत्र, गूढ़ शिक्षा। लगन, मनोयोग, एकाग्रता। साधना, अभ्यास। भावना, मंशा या विचार। साधारण का अर्थ है सामान्य। नौसिखिया का अर्थ है नए खिलाड़ी। तरक्की का अर्थ है उन्नति, पदोन्नति। फिर कप्तान का अर्थ है टीम का प्रमुख नेता। श्रेय का अर्थ है कीर्तिकर। छावनी का अर्थ है सेना का शिविर या कैंप। रेजिमेंट, सेना का विशेष दल। सूबेदार, मेजर, सेना में एक ऊंचा पद। हॉकी का जादूगर, हॉकी का महान खिलाड़ी। देश, राष्ट्र। अभ्यास का अर्थ है किसी कला या कौशल को निखारने के लिए बार बार किया गया कार्य। समारोह का अर्थ है उत्सव, कार्यक्रम। प्रतिबद्ध का अर्थ है किसी कार्य या उद्देश्य के प्रति समर्पित और वचनबद्ध होना। उपलब्धि, प्राप्ति। प्रतियोगिता, मुकाबला या प्रतिस्पर्धा। सफलता का अर्थ है विजय। हम लेखक से परिचय के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मेजर ध्यानचंद की तस्वीर है। इनका जन्म 1905 में हुआ था और मृत्यु 1979 में हुई। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। अब करेंगे हम पाठ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। प्रश्न है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे, या वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो इसमें नीचे वाला सही है, आप इसमें स्टार बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनके हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, या उनकी खेल भावना के कारण? तो उनका आंसर है पहले वाला, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। अब है ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो हमने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि मेजर ध्यानचंद में विशेषताएं थीं, जैसे कि अद्भुत गेंद नियंत्रण। ध्यानचंद का गेंद पर नियंत्रण इतना कमाल का था
कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तेज गति और फुर्ती, वे बहुत तेजी से दौड़ते थे और विरोधी खिलाड़ी उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। नंबर 3, सटीक निशानेबाजी। ध्यानचंद जब गोल करते थे तो शायद ही कभी चूकते थे। उनकी गोल करने की क्षमता अद्वितीय थी। नंबर 4, टीम भावना। वे हमेशा टीम के हित को प्राथमिकता देते थे और अपने साथियों के लिए भी मौके बनाते थे। नंबर 5, सरलता और विनम्रता। इतनी महानता के बावजूद वे हमेशा सरल और विनम्र बने रहे। अब आगे है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। पहला है लॉन्स नायक, तो इसका मिलान होगा दूसरे से। यहाँ पर हम मिलान करेंगे तो इसका मिलान दूसरे से है, भारतीय सेना का एक पद या रैंक। दूसरा है बर्लिन ओलंपिक, इसका मिलान होगा चौथे से। वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। नंबर 3, पंजाब रेजिमेंट, तो इसका मिलान होगा नंबर 3 का 5 से। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। नंबर 4, सैम्पर्स एवं माइनर्स टीम, इसमें आएगा अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। छठे से इसका मिलान होगा। अब है नंबर 5। नंबर 5 का मिलान होगा स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। नंबर 6, छावनी। छावनी का मिलान होगा सैनिकों के रहने का क्षेत्र। अब है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इसका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। कै, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई ही किया जाएगा। ख, मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। तो इनके आंसर हम लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम कै वाले का, तो कै का आंसर है बुरा करने वाला व्यक्ति हर समय इस डर से जीता है कि उसके साथ भी वैसा ही बुरा व्यवहार होगा जैसा वह दूसरों के साथ करता है। उसे हमेशा अपने बुरे कर्मों का भय सताता रहता है और वह हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। अब हम ख का उत्तर करेंगे। इन पंक्तियों में ध्यानचंद के व्यक्तित्व की यह भावना उजागर होती है कि वे अपने टीम में अपने साथियों का भी पूरा सम्मान करते थे। टीम की जीत का श्रेय केवल स्वयं न लेकर पूरी टीम को दिलाना चाहते थे। इसी कारण गोल के पास ले जाकर गेंद अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे देते थे ताकि वह गोल कर सके। उनकी इसी खेल भावना के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। ध्यानचंद ने अपने शब्दों में भी कहा है कि खेलते समय इस बात का ध्यान रखता हूँ कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। अब है सोच विचार के लिए। संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कै, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य क्या था? कै, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? अब हम उत्तर करेंगे। तो पहले हम कै का उत्तर करेंगे। ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनकी कड़ी मेहनत, जबरदस्त अनुशासन, खेल के प्रति गहरी लगन और अद्भुत गेंद नियंत्रण था। वे अभ्यास को पूजा मानते थे और लगातार अपने कौशल को निखारते थे। उनकी सरलता, टीम भावना और देशभक्ति ने भी उन्हें महान खिलाड़ी बनाया। अब है ख का उत्तर।
ध्यानचंद, यहाँ पर यह ख लिख देती हूँ मैं। ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे, यह बात उनकी टीम भावना से साफ झलकती है। वे खेलते समय व्यक्तिगत शोहरत की जगह टीम की जीत को प्राथमिकता देते थे। अगर कोई दूसरा खिलाड़ी गोल करने की बेहतर स्थिति में होता था तो ध्यानचंद बिना संकोच उसे पास कर देते थे। वे हमेशा सहयोग, विनम्रता और समर्पण की भावना से खेलते थे, जिससे उनकी निस्वार्थ प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। अब है संस्मरण की रचना। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक अपने यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। तो इसमें पहला क्या है, अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए, और दूसरा है अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो इसमें देखिए, तो सबसे पहले हम कै वाले को करेंगे, जैसे कि व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन। लेखक अपने देखे सुने और अनुभव किए हुए घटनाओं को सरलता से प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा, भावनाओं की सजीव अभिव्यक्ति। घटनाओं में लेखक के भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। नंबर 3, वास्तविकता और सत्यता। संस्मरण में घटनाएं सच्ची और विश्वसनीय होती हैं, कोई कल्पना नहीं होती। नंबर 4, प्रेरणादायक प्रसंग। पाठ में ध्यानचंद के संघर्ष, मेहनत और विनम्रता से प्रेरणा मिलती है। नंबर 5, सरल और आत्मीय भाषा। भाषा सहज, आत्मीय और सीधे दिल को छूने वाली होती है। नंबर 6, चरित्र चित्रण। मेजर ध्यानचंद के व्यक्तित्व और आदर्शों का सुंदर चित्रण किया गया है। नंबर 7, विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख। ध्यानचंद से जुड़े खास किस्से, जैसे उनका मैचों में शानदार प्रदर्शन, रोचक ढंग से सुनाए गए हैं। अब है शब्द के जोड़े और विभिन्न प्रकार के। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्द के जोड़े हैं, जिनमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में 2 शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है, जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 युग्म शब्द लिखिए। तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि रख रखाव। दूसरा है साज सज्जा। तीसरा टेढ़ी मेढ़ी। चौथा खान पान। 5वां चाल चलन। यहाँ बीच में मैंने योजक चिन्ह सभी में लगाया है। आगे है ख। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती हैं। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, एक जैसे नहीं। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हो। हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उसे ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक चिन्ह की सहायता से लिखिए, जैसे अच्छा या बुरा, अच्छा बुरा, बीच में योजक चिन्ह, छोटा या बड़ा, छोटा बड़ा, अमीर और गरीब, अमीर गरीब, बीच में योजक चिन्ह लगा देंगे। उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण, बीच में योजक चिन्ह। गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य, योजक चिन्ह। अमृत या विष, अमृत विष, बीच में योजक चिन्ह। आगे है बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए सही पहचान। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है। उन एक शब्द के न होने से वाक्य में अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द ना होते तो उनके अर्थ का क्या प्रभाव पड़ता।
इसका उत्तर हम लिखेंगे, बात पर बल देने वाले शब्द निपात कहलाते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण दिए गए, मेरे इतना कहते ही खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखते रहना। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल में हराता। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, तो यहाँ तो पे आ जाएगा। उसके साथ भी बुराई की जाएगी भी। मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं भी। लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। यदि इन वाक्यों में ही भी तो आदि शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो ये सामान्य वाक्य का रूप ले लेते हैं और ये शब्द वाक्य को प्रभावी बनाते हैं। अब आगे है पाठ से आगे आपकी बात। ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो आप क्या करते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। और का है, आपको कौन कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों? तो पहले हम प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर ध्यानचंद की जगह मैं होता तो मेरे साथ अन्याय या गलत व्यवहार किया जाता तो मैं भी बदला लेने की भावना रख सकता था, लेकिन मेरा बदला हिंसा या बुरे व्यवहार से नहीं बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और बेहतर प्रदर्शन से होता। मैं यह साबित करता कि मैं अपने खेल, अपने आचरण और अपने धैर्य से दूसरों से श्रेष्ठ हूँ। मैं सफलता के माध्यम से अपना बदला लेता ताकि सभी लोग मेरी काबिलियत को पहचाने और मुझे सम्मान दें। अब दूसरा प्रश्न है, उसका उत्तर है, मुझे हॉकी खेल सबसे अधिक अच्छा लगता है क्योंकि यह तेजी, टीम भावना और कौशल का खेल है। खिलाड़ियों में मुझे मेजर ध्यानचंद सबसे अधिक पसंद है। उनकी खेल पर पकड़, मेहनत, सादगी और देशभक्ति ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। वे सिर्फ खेल को जीतने के लिए नहीं बल्कि सम्मान और देश के लिए खेलते थे, जो उन्हें खास बनाता है। अब है समाचार पत्र से। क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्र को देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। और आगे है मान लीजिए कि आप एक खेल संवाददाता हैं और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। संकेत, इस कार्य में आप आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा में सामने डेस्क या कुर्सियों पर बैठ जाएगा और 5 मिनट के लिए किसी खेल के सजीव प्रसारण की कमेंट्री का अभिनय करेगा। यहाँ पर जो हमारा प्रश्न था वो बच्चों आपको स्वयं करना है। पुराना अखबार देखना है और उसमें जो समाचार के बारे में, जो खेल के बारे में जो न्यूज़ छपी है उसे अपनी कॉपी में लिखना है। मैं यहाँ पर का उत्तर बता रही हूँ। नई दिल्ली 27 अप्रैल 2025। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम के कप्तान ने बेहतरीन नेतृत्व करते हुए 2 गोल किए और मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। दर्शकों ने पूरे उत्साह से खिलाड़ियों का समर्थन किया। इस जीत से देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और देशवासियों के आशीर्वाद को दिया। तो ये जो हमने पहले पढ़ा है ये इसे हम वाले उत्तर में लिख भी सकते हैं। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। प्रश्न का उत्तर है ये। अब आगे है प्रश्न का। प्रश्न के उत्तर के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ। आपका नाम यहाँ पर लिखना है और आप सुन रहे हैं भारत बनाम पाकिस्तान के रोमांचक हॉकी मैच का आंखों देखा हाल। मैदान खचाखच भरा हुआ है।
दर्शकों का जोश अपने चरम पर है। दोनों टीमें मैदान में उतर चुकी हैं, सीटी बज चुकी है और खेल शुरू हो चुका है। भारत के खिलाड़ी बड़ी तेजी से गेंद पर कब्जा जमाते हुए पाकिस्तान के गोल पोस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ओह, क्या गजब का पास दिया भारत के नंबर 7 खिलाड़ी ने, और यह शानदार गोल। भारत ने खेल के पहले ही 5 मिनट में बढ़त बना ली है। पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा है। दोनों टीमें अब पूरे दमखम के साथ खेल रही हैं। गेंद एक बार फिर भारत के पास और एक और शानदार गोल। भारत अब 2-0 से आगे है। दर्शकों के उत्साह का कोई ठिकाना नहीं है और इसी के साथ रेफरी ने अंतिम सीटी बजा दी है। भारत ने यह मैच जीत लिया है। खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और दर्शकों का प्यार बरस रहा है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं संवाददाता के बारे में और मैच के बारे में। अब है डायरी का प्रारंभ। कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ उस दिन हुआ या उन्होंने देखा, उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। इसे डायरी लिखना कहते हैं। क्या आप भी अपने मन की बातों और विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आप जहां लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। आप किस लेखन पुस्तिका में या ऑनलाइन मंचों पर लिख सकते हैं। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। शब्दों या वाक्यों की कोई सीमा नहीं है, चाहे 2 वाक्य हों या 2 पृष्ठ। आप जो मन में आए उस उचित और शालीन शब्दों में लिख सकते हैं। अब है आज की पहेली। यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। तो देखिए, ये चित्र है, इसे देखकर हमें पता लगाना है कि गोल किस खिलाड़ी के द्वारा होगा। तो मेरे हिसाब से गोल इस खिलाड़ी के द्वारा किया जाएगा। अब आगे हैं झरोखे से। आपने हॉकी के बारे में बहुत कुछ बात की होगी। अब हम हॉकी जैसे ही अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे जिसे आप लाखों बच्चे अपने गली मोहल्ले में खेलते हैं। इस खेल का नाम है डांडी या गोथा। डांडी या गोथा यह भील भिलाला बच्चों का खेल है। डांडी और गोथा शब्द का अर्थ एक ही है, खेलने की हाथ लकड़ी। देखा जाए तो यह खेल काफ़ी कुछ हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी जैसा ही है। अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल करने के लिए गोल पोस्ट होते हैं, जबकि इस खेल में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। दूसरा अंतर यह है कि भील भिलाला बच्चों की यह गेंद हॉकी की अपेक्षा एकदम साधारण होती है। यह बांस की बनी होती है। खेल सामग्री: बांस के गुट्टे की गेंद जिसे दुईत कहते हैं। गोथा यानी अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह नीचे से मुड़ी हुई बांस की डंडियाँ। राख से खेल के मैदान में सीमांकन करना और घर के भीतर एक छोटा वृत्त बनाना। अब कैसे खेलें? वैसे तो चाहें जितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, मगर दोनों दलों में कम से कम 2-2 खिलाड़ी हों। नंबर 2, टॉस करना। टॉस जीतने वाला दल खेल प्रारंभ करता है। नंबर 3, गेंद को छोटे घेर या वृत्त में रखना। हमला करने वाले दल के खिलाड़ी खेल प्रारंभ होते ही बॉल को पीटते हुए बचाव दल के दायरे में दूर तक ले जाते हैं। नंबर 4, दोनों दलों के एक एक खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ की डी में खड़े हो रहते हैं। वे प्रयास करते हैं कि गेंद रेखा पार ना करें। नंबर 5, खिलाड़ी डांडी या गोथा के दोनों ओर से खेल सकते हैं, जबकि ऐसी सुविधा हॉकी के खेल में नहीं है। नंबर 6, बाकी सारा खेल हॉकी के खेल के समान है। प्रश्न उठता है कि इस खेल में गोल पोस्ट नहीं होते, यानी गोल करने का मामला नहीं बनता, तो हार जीत का निर्णय कैसे किया जाता है? उत्तर यह है कि जो दल गेंद को अधिक से अधिक बार विरोधी के पाले में ढकेलेगा वही बलवान है, इसलिए विजय भी। नंबर 7, इस खेल के 2 विशेष नियम हैं। पहला, गेंद को शरीर के किसी भी अंग से न छूना न रोकना। दूसरा, गेंद को हवाई शॉट न मारना, न उसे हवा में शॉट खेलकर साथी खिलाड़ी को पास देना। बाकी लकड़ी से आप गेंद को रोक सकते हैं या हिट कर सकते हैं। आगे जैसा कि बता चुके हैं कि 2 दल बीच की रेखा को पार करके विरोधी दल के क्षेत्र में अधिक से अधिक दबाव या प्रवेश बनाए रखता है, वह विजयी होता है।
विशेष, यह खेल होली का त्यौहार आने के कुछ दिन पहले से खेला जाता है। अंत में जिस दिन होलिका जलाई जाती है उस दिन ये दूत और गोथे, गेंद और डंडे आग में डाल दिए जाते हैं। अब है सांझी समझ। आपने इस खेल के नियम पढ़कर अच्छी तरह समझ लिए हैं। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर डांडी या गोथा खेल खेलिए। तो बच्चों, आपको ये कार्य स्वयं करना है। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस खेल को खेल सकते हैं। खैर, आप भी डांडी या गोथा जैसे अनेक स्वदेशी खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने विद्यालय, घर या मोहल्लों में खेलते होंगे। अब आप ऐसे ही किसी एक खेल के नियम इस प्रकार से लिखिए कि उन्हें पढ़कर कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके। तो गोटा खेल के नियम है यहाँ पर। खेल की सामग्री: गोटे, छोटे छोटे पत्थर या लकड़ी के गोल टुकड़े, एक सपाट और साफ जगह जैसे जमीन या आंगन। खेल का उद्देश्य है: गोटा खेल का मुख्य उद्देश्य गोटे को सही दिशा में फेंक कर उसे एक निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाना होता है। इसे ध्यान, संतुलन और फुर्ती से खेला जाता है। खेल के नियम हैं: नंबर 1, खेल की शुरुआत 2 टीमों के रूप में खेल खेला जा सकता है या एकल खिलाड़ी भी खेल सकते हैं। एक खिलाड़ी को एक गोटा मिलेगा। गोटा को खेल शुरू होने से पहले उसकी सुरक्षा रेखा के पास रखें। नंबर 3, गोटा फेंकना। खिलाड़ी को गोटा अपनी तरफ से किसी दूसरे खिलाड़ी की ओर फेंकने के लिए अपनी बारी पर खड़ा होना होगा। गोटे को सीधे हाथ से फेंकने की बजाय हल्की धक्का या घुमाव के साथ फेंकना चाहिए। गोटा की दिशा: गोटे को एक दूसरे गोटे तक फेंकने के लिए सही दिशा में भेजना होता है। गोटा यदि बाहर गिरता है तो खिलाड़ी को अपनी बारी गंवानी पड़ती है। सुरक्षा रेखा है इसकी: प्रत्येक खिलाड़ी को गोटे को फेंकने से पहले सुरक्षा रेखा के पीछे खड़ा हो। यदि गोटा सुरक्षा रेखा के बाहर गिरता है तो खिलाड़ी को फिर से अपनी बारी से शुरुआत करनी होती है। नंबर 5, खेल का अंत: जब एक खिलाड़ी अपने गोटे को बिना किसी गलती के हर लक्ष्य पर सही से पहुंचा देता है तो वह विजेता होता है। नंबर 6, इस खेल में हर खिलाड़ी को अपनी बारी के बाद अपने गोटे की स्थिति के हिसाब से अंक मिलते हैं। खेल के अंत में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी जीतता है। खोजबीन के लिए नीचे ध्यानचंद जी के विषय में कुछ सामग्री दी गई है, जैसे फिल्में, साक्षात्कार आदि। इन्हें पुस्तकों में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि हॉकी के जादूगर, ये नंबर 1, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, ये नंबर 2, ओलंपिक नंबर 3 और मेजर ध्यानचंद से साक्षात्कार, ये 4। तो इन चारों के उत्तर मैं आगे दूँ। इन चारों प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर है कड़ी मेहनत और समर्पण कहानी। मेजर ध्यानचंद का नाम हर किसी के जुबान पर था, लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। वे छोटे से गांव में रहते थे और हॉकी के लिए बहुत मेहनत करते थे। पहले दिन जब उन्होंने हॉकी को हाथ में लिया तो उनकी गति और कौशल सामान्य थे, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। दिन रात अभ्यास करते रहे और अंततः अपनी मेहनत से उन्होंने हॉकी के मैदान में कमाल कर दिखाया। उनकी यह कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें महान बना दिया। यह संदेश था कि जो मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। प्रेरणा: किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत और समर्पण जरूरी होता है। कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का नाम ही सफलता है। अब है दूसरे प्रश्न का उत्तर। ये जो हमने 4 प्रश्न किए थे उसमें दूसरा प्रश्न का उत्तर है मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के महानतम खिलाड़ियों में से एक थे। उनका नाम ही हॉकी खेल के साथ जुड़ चुका और उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनकी साधारण हॉकी प्रतिभा और खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि दुनिया में प्रसिद्ध किया। मेजर ध्यानचंद का जन्म और प्रारंभिक जीवन। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज में हुआ था, है। उनका असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन उनका खेल कौशल इतना अद्वितीय था कि उन्हें ध्यानचंद नाम मिला। बचपन में उनका झुकाव शुरू में फुटबॉल की ओर था, लेकिन बाद में उन्होंने हॉकी को अपना मुख्य खेल चुना। शानदार खेल कैरियर। ध्यानचंद ने भारतीय सेना में रहते हुए हॉकी खेलना शुरू किया था। उनकी हॉकी की क्षमता का पहला संकेत तब मिला जब उन्होंने एक स्कूल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना शुरू किया। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाए।
उनका खेल कौशल, गेंद पर अद्भुत नियंत्रण और तेज गति ने उन्हें हॉकी का जादूगर का खिताब दिलवाया। ध्यानचंद की विशेषताएं: अद्भुत गेंद नियंत्रण। ध्यानचंद का गेंद पर नियंत्रण इतना उत्कृष्ट था कि विरोधी खिलाड़ी उन्हें कभी पकड़ नहीं पाते थे। उनकी ड्रिबलिंग तकनीक ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। नंबर 2, तेज गति और फुर्ती। नंबर 3, टीम भावना। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। नंबर 5, सादगी और विनम्रता। अब हम प्रश्न 3 के बारे में पढ़ेंगे। जो 4 प्रश्न थे उसमें ये तीसरा प्रश्न है। ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जो हर 4 साल में आयोजित की जाती है। यह दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित खेल आयोजनों में से एक है, जिसमें दुनिया भर के देशों के खिलाड़ी विभिन्न खेलों में भाग लेते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत प्राचीन ग्रीस में हुई थी और आज यह एक वैश्विक उत्सव बन चुका है, जिसमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी अपने कौशल, मेहनत और समर्पण का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर है ओलंपिक का इतिहास। अब हम जो 4 प्रश्न थे उसमें चौथे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर करेंगे। साक्षात्कारकर्ता: नमस्कार मेजर ध्यानचंद जी, हमें आपसे बात करने का अवसर मिला और हम आपकी जीवन यात्रा और हॉकी के प्रति आपके योगदान के बारे में जानने के लिए बेहद उत्साहित हैं। सबसे पहले हमें यह बताइए कि हॉकी खेल में आपका रुचि कब और कैसे शुरू हुई। मेजर ध्यानचंद: नमस्कार, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हॉकी से मेरी पहली मुलाकात बचपन में हुई थी। मैं शुरू में फुटबॉल खेलता था, लेकिन एक दिन मेरी नज़र हॉकी पर पड़ी और मुझे यह खेल बहुत आकर्षक लगा। तब मैंने इसे अपने पसंदीदा खेल के रूप में अपनाया। धीरे धीरे मैंने इसे गंभीर खेल के रूप में अपनाया और कड़ी मेहनत की। हॉकी में मेरी रुचि का आगाज़ हुआ और यही आगे चलकर मेरी सफलता का कारण बना। अब आगे है पढ़ने के लिए। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। 9 प्रतिभागी आरंभिक रेखा पर तैयार खड़े थे। उन सभी को कोई न कोई शारीरिक विकलांगता थी। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तीव्र तो नहीं, पर उनमें जीतने की होड़ अवश्य थी। सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े, सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर। तभी छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा। उसकी पुकार सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे कि क्या हुआ। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की सहायता के लिए उसके पास आने लगे। सब के सब लौट आए, उसे दोबारा खड़ा किया, उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की। वह छोटा लड़का एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है और उसमें तालमेल की कमी भी रहती है। फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई और सब के सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखने लगे इस प्रश्न के साथ कि सब के सब एक साथ यह दौड़ जीते हैं। इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है? निर्णायकों ने सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का बढ़िया हल ढूंढ निकाला। उस दिन मित्रता का अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है? क मेजर ध्यानचंद, ख विराट कोहली, ग धोनी, घ सचिन। इसका सही उत्तर है क मेजर ध्यानचंद। दूसरा प्रश्न, इस पाठ से किस सन की बात की है? क 1932, ख 1933, ग 1934, घ 1935। इसका सही उत्तर है ख 1933। प्रश्न 3, उस समय ध्यानचंद जी किस टीम की ओर से खेलते थे? क हरियाणा रेजिमेंट, ख सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, ग पंजाब रेजिमेंट, घ आगरा रेजिमेंट। इसका सही उत्तर है ग पंजाब रेजिमेंट। प्रश्न 4, किस टीम ने खिलाड़ी ने उनसे गेंद छीनने की कोशिश की? क हरियाणा रेजिमेंट, ख आगरा रेजिमेंट, घ पंजाब रेजिमेंट, घ माइनर्स टीम। इसका सही उत्तर है घ माइनर्स टीम। प्रश्न 5, लेखक का जन्म किस सन में हुआ? क 1904, ख 1905, घ 1906, घ 1907। इसका सही उत्तर है क 1904। प्रश्न 6, लेखक के अनुसार खेल को किस भावना से नहीं खेलना चाहिए? क हिंसा की, ख क्रोध की, ग क और ख दोनों, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ।
प्रश्न 7, ध्यानचंद को किस उपाधि से नवाजा गया था? क खेल रत्न, ख हॉकी का जादूगर, ग ओलंपिक विजेता, घ राष्ट्रीय खेल। इसका सही उत्तर है ख हॉकी का जादूगर। प्रश्न 8, ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? क खेल, ख गोल, ग हॉकी, ग खिलाड़ी। इसका सही उत्तर है ख गोल। प्रश्न 9, ध्यानचंद ने 1936 के ओलंपिक में कितने गोल किए? क 4, ख 5, ग 6, घ 7। इसका सही उत्तर है घ 6। प्रश्न 10, ध्यानचंद के सिर पर चोट कहाँ लगी? क सड़क पर, ख घर पर, ग गाड़ी पर, घ खेल के मैदान में। इसका सही उत्तर है घ खेल के मैदान में। तो यहाँ पर उत्तरमाला दी गई है, आप इसमें से देखकर भी निशान लगा सकते। यहाँ पर है रिक्त स्थान भरें। पहला है ध्यानचंद का जन्म, तो यहाँ पर आएगा 1904 में हुआ था। माइनस टीम के एक खिलाड़ी ने ध्यानचंद के, यहाँ आएगा, सिर पर हॉकी स्टिक से मारी। नंबर 3, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद ने 6 गोल किए। नंबर 4, ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखा। गोल यहाँ पे लिख देंगे गोल। फिर है नंबर 5, भारत ध्यानचंद के जन्मदिन को, तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। तो आप इनमें ये सभी 5 के 5 खालिस्तान इनमें देखकर भर सकते हैं। आगे है सही या गलत का चयन करें। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं नहीं होती हैं, ये गलत है। दूसरा है ध्यानचंद ने अपना बदला गुस्से से लिया, ये गलत है, उन्होंने प्यार से लिया था। नंबर 3, ध्यानचंद का जन्म 1905 में प्रयाग में हुआ था, ये सही है। नंबर 4, ध्यानचंद ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। नंबर 4, ये सही है। नंबर 5, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था, ये भी सही है। सही है ये उत्तरमाला यहाँ दी गई है। अब है गद्यांशों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। दिए गए गद्यांशों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसे पढ़ना है और इसके उत्तर हम आगे देंगे। जैसे कि ध्यानचंद पट्टी बांधकर क्यों आए, तो इसमें इसका उत्तर हम लिखेंगे ख, उन्हें दूसरी टीम के खिलाड़ी ने स्टिक मारी थी, इसलिए उन्होंने पट्टी बांधी थी। दूसरा है दूसरी टीम का खिलाड़ी क्यों घबरा गया था, तो इसका उत्तर है क, ध्यानचंद ने उसे कहा था कि वे उससे बदला जरूर लेंगे। नंबर 3, ध्यानचंद ने झटपट कितने गोल किए? ध्यानचंद ने झटपट 6 गोल किए। नंबर 4, खिलाड़ी शर्मिंदा क्यों हुआ? क्योंकि ध्यानचंद ने उसे बुरी तरह से हरा दिया था, अपना बदला ले लिया था। नंबर 5, बुरा करने वाले के मन में सदा क्या विचार आता है? कि उसके साथ भी हमेशा बुरा ही होगा। अब ये उत्तरमाला दी गई है, आप इसमें से भी लिख सकते हैं। आगे है दूसरा पहरा। इस पहरे को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था, इसका उत्तर है, यहाँ पर लिखेंगे ख, 1905 में। दूसरा है सिपाही के रूप में वे सबसे पहले कहाँ भर्ती हुए थे, इसका सही उत्तर है क, फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट। तीसरा है फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट के सूबेदार कौन थे, इसका सही उत्तर है घ, मेजर तिवारी। प्रश्न 4, सैनिक मैदान में जाकर क्या करते थे, इसका उत्तर है ग, हॉकी का अभ्यास करते थे। प्रश्न 5, ध्यानचंद कैसे खिलाड़ी थे, इसका उत्तर है ख, नौसिखिए। यहाँ पर इसकी ये उत्तरमाला दी गई है, आप इसमें से निशान लगा के कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पाठ 2 का अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 3 पहली बूंद पाठ के सरलार्थ, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।